नमस्ते बच्चों, हम समझते हैं पीएच कैलकुलेशन फॉर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब वीक एसिड के सोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्यूशन के साथ में मिलाया जाए तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसका पीएच क्या होगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन 1 है वो है वीक एसिड। यह मान लेते हैं हमारा वीक एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड, और जो सोल्यूशन 2 है वो है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हम हमारे केस के लिए एज्यूम कर लेते हैं NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को हम मिला दें, तो जो पीएच होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम समझते हैं। तो यहां पर जो सोल्यूशन 1 है उसकी नॉर्मेलिटी है N1 और उसका वॉल्यूम है V1। जो सोल्यूशन 2 है स्ट्रॉन्ग बेस का उसकी नॉर्मेलिटी है N2 और वॉल्यूम है V2। हम ये जानते हैं कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं उसे हम नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वीक एसिड के केस में हम इसे एज्यूम कर लेते हैं N1, स्मॉल n1 ये जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वीक एसिड के, विच इज इक्वल टू N1 इंटू V1, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे N2 विच इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब जब इन सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेंगे और वाटर बना लेंगे। तो रिएक्शन क्या होगी उसको हम लिख लें। तो जो रिएक्शन होगी वो होगी CH3COOH प्लस NaOH, ये बना लेगा CH3COONA प्लस H2O। तो ये रिएक्शन होगी। हम ये जानते हैं कि स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से इस केस में n मोल्स एसिटिक एसिड के n मोल NaOH के साथ में रिएक्ट करके n मोल सोडियम एसिटेट के बन जाएंगे। ठीक है, और इस केस में n फैक्टर 1 है तो जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे। मतलब जितने इक्विवेलेंट्स एसिटिक एसिड के रिएक्ट करेंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स NaOH के भी रिएक्ट करेंगे और उतने ही इक्विवेलेंट्स CH3COONA के बन जाएंगे। ये हम जानते हैं। अब हमें इनिशियल इक्विवेलेंट्स देखना है। तो इनिशियल इक्विवेलेंट्स कितने हैं? वीक एसिड जो है उसके हैं N1, जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके हैं N2। ठीक है, ये रिएक्शन के पहले इनके इक्विवेलेंट्स हैं। तो हमें पहला केस ये देखना है। अब इसमें हम 3 केसेस डिस्कस करने वाले हैं जिसके हिसाब से पीएच कैलकुलेशन का रिलेशन हमें यूज करना होगा। तो जो पहला केस है कि यदि इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब वीक एसिड ज्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस से, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, मतलब इक्विवेलेंस एसिटिक एसिड के ज्यादा है NaOH के साथ में। तो जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो NaOH के इक्विवेलेंट्स कम है या इसके मोल्स कम है, एसिटिक एसिड के ज्यादा है, तो लिमिटिंग कौन सा हो गया? NaOH, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। एसिटिक एसिड कितना है? N1, उसमें से कितना कंज्यूम हो जाएगा? N2, तो बचेगा कितना? N1 माइनस N2। तो जो फाइनली होगा, फाइनली N1 में से N2 रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा N1 माइनस N2। NaOH बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और जो सोडियम एसिटेट है उसके मोल्स कितने बन जाएंगे? तो N2 अगर रिएक्ट हुए हैं तो इसके मोल्स भी N2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं आप N1V1 माइनस N2V2, और सोडियम एसिटेट कितना हो जाएगा? N2, मतलब किसके बराबर है ये? N2V2 के बराबर। तो अब जब ये मिक्सिंग के बाद में जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो फाइनल कंडीशन में इस सॉल्यूशन में क्या क्या बचा? इस सॉल्यूशन में बचा है एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या है? वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड प्रेजेंट हो और उसी का सॉल्ट प्रेजेंट हो विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऐसा सॉल्यूशन होता है बफर सॉल्यूशन। और कौन सा बफर सॉल्यूशन है? एसिडिक बफर। तो इसका पीएच कैलकुलेशन हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस केस में हम लिखें अगर कि इफ N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, तो उसका जो पीएच होगा दैट पीएच इज गिवन बाय pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे ये जो K है, K क्या है? दिस इज आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, यानी इस पर्टिकुलर केस में CH3COH का आयनेशन कांस्टेंट है Ka। तो दिस इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के इक्विवेलेंट्स कितने हैं? सॉल्ट के इक्विवेलेंट्स हैं N2V2। इसको अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, यानी V1 प्लस V2 से डिवाइड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना हो जाएगा? N1V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। लेकिन जब आप इसका रेशो लोगे तो V1 प्लस V2 का जो टर्म है, ये V1 प्लस V2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो फाइनली रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर इसको हम लिख लें सॉल्ट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मतलब CH3COOH। तो इस पर्टिकुलर केस में हम इसी को लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, लॉग ऑफ N2V2 डिवाइडेड बाय एसिड कितना हो जाएगा? N1V1 माइनस N2V2।
N1V1 माइनस N2V2। तो ये पहला केस हो गया, ठीक है। मैंने यहां पर फिर से बता रहा हूं, ये जो टर्म है इसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रेशो में न्यूमरेटर का V1 प्लस V2 और डिनोमिनेटर का V1 प्लस V2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। इस रेशो को हमें इस रिलेशन से रिप्लेस करना है, ठीक है। ठीक है, अब हम दूसरा केस देख लेते हैं कि इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी इक्विवेलेंस NaOH के एसिटिक एसिड से ज्यादा है, तो क्या होगा? तो इफ N1 इज लेस देन N2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं N1V1 इज लेस देन N2V2। इस केस में जो NaOH है वो एक्सिस में है और एसिटिक एसिड लिमिटिंग है, तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, NaOH एक्सिस में बच जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली एसिटिक एसिड कंज्यूम हो गया, NaOH N2 माइनस N1 बच जाएगा और एसिटिक एसिड कंज्यूम हो गया, NaOH बच गया और सोडियम एसिटेट बन जाएगा N1 के बराबर। अब यहां पर इसी को आप लिख सकते हो, N2 माइनस N1 को लिख सकते हो N2V2 माइनस N1V1, ये इतने इसके मोल्स बच गए। तो अब ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस में सोल्यूशन में क्या है? NaOH और सोडियम एसिटेट, है ना। ये तो वीक, ये जो है ये तो डिसोसिएट होगा। NaOH की अगर हम बात करें तो दिस इज, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये मेन सोर्स होगा OH आयन का। ये OH आयन फर्निश करने वाला है। हम सारे मॉडरेट कंसंट्रेशन की बात करें, एक्सट्रीम कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो NaOH जो है ये बच जाएगा। अब ये जब बच जाएगा तो ये मेजर सोर्स हो जाएगा OH आयन का। तो जो OH आयन कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करेगा कितने मोल्स या कितने इक्विवेलेंट्स बच गए हैं NaOH के, और इसी को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा OH आयन का। तो सेकंड केस है इफ N1V1 इज लेस देन N2V2, तो उस केस में OH आयन कंसंट्रेशन जो होगा दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH। कितने बच गए? मोल्स ऑफ NaOH बच गए N2V2 माइनस N1V1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2, ठीक है। ये तो आपको OH आयन कंसंट्रेशन दे देगा। इस OH आयन कंसंट्रेशन से आपको मिल जाएगा POH विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, और आपको pH चाहिए तो pH मिल जाएगा pKw माइनस POH से, और 25 डिग्री सेल्सियस पे हम जानते हैं pKw की वैल्यू हम 14 कंसीडर करते हैं, तो 14 माइनस POH, इससे आपको मिल जाएगा pH ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, थर्ड केस हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस क्या होना चाहिए? इफ N1 इज इक्वल टू N2, या फिर आप इसको लिख सकते हो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। मतलब इनिशियली अगर मोल्स एसिटिक एसिड के और NaOH के बराबर है तो फाइनली क्या होगा? अब जब दोनों के मोल्स इक्वल हैं तो इस पर्टिकुलर केस में ये भी कंज्यूम हो जाएगा, एसिटिक एसिड भी, NaOH भी कंज्यूम हो जाएगा, और बचेगा क्या? CH3COONA। तो फाइनली एसिटिक एसिड भी कंज्यूम हो गया, NaOH भी कंज्यूम हो गया, और N1 इक्वल टू N2 है, तो सोडियम एसिटेट कितना बचेगा? N1 विच इज इक्वल टू N2, या फिर N1V1 विच इज इक्वल टू N2V2। अब इस केस में क्या है? इस केस में सोल्यूशन में सिर्फ सोडियम एसिटेट है, और ये किसका सॉल्ट है? ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, कि जो सॉल्ट होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उसका पीएच कैसे निकाला जाता है, वो रिलेशन हम यूज करेंगे यहां पर। तो इफ N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो उस केस में जो पीएच होगा ये हो जाएगा 1/2 इंटू pKw प्लस pKa प्लस लॉग ऑफ C, और pKw की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 होती है, हम ये जानते हैं। अब यहां पर C क्या है? C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे आप? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA, ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू C विच इज इक्वल टू N1V1 अपॉन V1 प्लस V2, या फिर N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो इनमें से आप किसी भी रिलेशन से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस कंडीशन में बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले N1V1 और N2V2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब वीक एसिड के इक्विवेलेंट्स निकालने हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, इनिशियल इक्विवेलेंट्स मिक्सिंग के पहले के। अब इसमें देखना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब N1V1 की वैल्यू अगर N2V2 से ज्यादा है, तो इस रिलेशन को यूज करके आप निकाल सकते हैं पीएच ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि ये बनेगा एसिडिक बफर। अगर मान लीजिए N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा है, यानी N2V2 इज ग्रेटर देन N1V1, तो यहां से पहले OH आयन कंसंट्रेशन निकलेगा, उससे POH निकलेगा, और उससे 14 माइनस POH आपको pH दे देगा। और अगर थर्ड कंडीशन है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो ये बन जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस, जिसमें सोडियम एसिटेट होगा विच इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का सोल्यूशन है, उसका पीएच हम इस रिलेशन से निकालते हैं, हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं। और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है C, वो हमें मिल जाएगा या तो N1V1 को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, या N2V2 को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो इस पर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं।
जैसे क्वेश्चन है फाइंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 50 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड एंड 50 ml 0.4 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अब देखिए ये एसिटिक एसिड और सॉरी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो मिक्सिंग है उसमें इन पर्टिकुलर केसेस में n फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो यहां पर जो मोलारिटी होगी वही नॉर्मेलिटी भी होगी। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी विच इज इक्वल टू N1 हमने माना है एसिडिक एसिड का, तो विच इज इक्वल टू 0.2 N। नॉर्मेलिटी के लिए मैं N लिख रहा हूं। जो V1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50 ml। दूसरा M2 या नॉर्मेलिटी जो हो जाएगी N2 वो हो जाएगी स्ट्रॉन्ग बेस की नॉर्मेलिटी 0.4 N, और जो वॉल्यूम होगा V2 वो हो जाएगा 50 ml। अब पहले निकाले हम N1 V1, तो N1 V1 इज इक्वल टू N1 कितना है 0.2 और V1 कितना है 50, तो ये वैल्यू क्या आ गई 10, और N2 V2 क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 50, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20। तो यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है N1 V1 इज लेस देन N2 V2, तो कंडीशन है N1 V1 इज लेस देन N2 V2, तो N1 V1 इज लेस देन N2 V2 मतलब आपको OH कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, उससे POH निकलेगा, उससे pH निकल जाएगा। तो यहां पर NaOH बच जाएगा जिसके कारण OH आयन कंसंट्रेशन जो होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से जो OH आयन कंसंट्रेशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको, N2V2 माइनस N1V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखिए कि यहां पर इस पर्टिकुलर केस में भी वॉल्यूम आप मिलीलीटर में भी रख सकते हैं और लीटर में भी रख सकते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। हर केस में ऐसा नहीं करना है, पर इस पर्टिकुलर केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि वॉल्यूम की यूनिट आप मिलीलीटर में भी रखोगे तो आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने मिलीलीटर में ही रख ली है वैल्यूज, तो उससे हम देखें क्या आता है आंसर हमारा। तो यहां से N2V2 की वैल्यू कितनी आ गई 20, N1V1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, V1 कितना है 50, V2 भी कितना है 50, तो दिस इज इक्वल टू 10/100 मतलब 0.1। तो 0.1 आया OH आयन कंसंट्रेशन। तो पहले हम इसका POH निकालें, तो POH कितना हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 विच इज इक्वल टू 1। और कुछ मेंशन नहीं किया जाए तो हम 25 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, तो pKw माइनस POH तो विच इज इक्वल टू 14 - 1 विच इज इक्वल टू 13। तो इस तरीके से आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।